तो हमने बाउंड्री वर्क डन के बारे में पूरा कंप्लीट थ्योरी देखा है, जिसमें हमने हर प्रोसेस के लिए बाउंड्री वर्क डन को कैलकुलेट किया है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस में हो सकता है बाउंड्री वर्क के अलावा और भी वर्क दिए हुए हों, ठीक है। ज़रूरी तो है नहीं कि वर्क डन सिर्फ एक ही टाइप का हो बाउंड्री वर्क, ठीक है। सो देयर इज ए इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क अगर दिया हुआ है या फिर नहीं दिया तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। सपोज दिस इज अ सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम वी हैव अप्लाइड द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो क्यों रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। क्या, कौन सा फोर्स है ये? बोलो मुझे फटाफट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से करंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर फोर्सेस पिक्चर में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा वर्क डन भी होगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल वर्क रिप्रेजेंटेड बाय WE, ठीक है, वो क्या होगा? वोल्टेज इनटू करंट। यहां पे V क्या है हमारा? वोल्टेज। और I क्या है हमारा? इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? वोल्ट में, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट ऑफ द वोल्टेज इज वोल्ट, ठीक है। एंड I इज द करंट एंड द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल वर्क इज वॉट। क्या होगी? वाट। अब वो एक अलग बात है कि किलो वाट में दे रखा है तो आपको किलो लगाना है, बाकी तो जनरली वाट में होगी वो। दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है? वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। अगर मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए फ्लो हो रही है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं वर्क को किसके साथ? डेल्टा टी के साथ। तो यहां मैंने लिख दिया इफ current is flowing, if current is flowing for a time interval delta t, for time interval delta t, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ऊपर बताओ मुझे वर्क डन कितना हो जाएगा? हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा टी से इसको, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन कितना बन जाएगा? फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू VI डेल्टा टी, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में डेल्टा टी हो गया तो जाहिर सी बात है कि वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख दूँ, या फिर जूल पर सेकेंड। तो टी किस में? सेकेंड में। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट होएगा तो यूनिट क्या बच गया हमारे पास? जूल। तो ये हमारी यूनिट आ गई जूल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया? VI डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, अ वेल इंसुलेटेड, अंडरलाइन करो इसको, इंसुलेटेड लिखा हुआ है इसने यहाँ पे। अ वेल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक ओवन इज बीइंग हीटेड थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कौन सा है? ये लाल कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है? हीटिंग एलिमेंट। और ये पूरा ओवन है जो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो हीटिंग एलिमेंट है। इफ द एंटायर ओवन इंक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट इज टेकन टू बी द सिस्टम। सिस्टम में क्या क्या कंसीडर किया? देखो यही इंपॉर्टेंट है, हमारा सिस्टम क्या है, हमको उस पर फोकस करना है। सिस्टम के लिए इसने बोला है ये पूरा ओवन हमारा सिस्टम है। इलेक्ट्रिक ओवन हीटिंग एलिमेंट के साथ साथ, किसके साथ? हीटिंग एलिमेंट के साथ। यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर इस ओवन के साथ साथ ये हीटिंग एलिमेंट भी कंसीडर हो रहा है एज अ सिस्टम। तो अब ये पूरा ही हमारा सिस्टम बन गया, तो मुझे बताओ कि यहाँ बाहर से हीट इंटरेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि ये तो वैसे भी इंसुलेटेड है, तो बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। ये हीटिंग एलिमेंट जो हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा था? हीटिंग प्रोवाइड कर रहा था। ये हीटिंग इस तरीके से प्रोवाइड करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन हमने इसको भी हमारा सिस्टम ले लिया, तो हीट इंटरेक्शन तो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट जब हमारा सिस्टम ही बन चुका है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हीट इंटरेक्शन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो गैस गर्म हो रही है यहाँ पे, अगर इसमें कोई गैस भरी है, अगर ये गर्म हो रही है तो हीट ट्रांसफर की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटिंग की वजह से हो सकता था, लेकिन इसको हमने कंसिडर कर लिया हमारा सिस्टम। तो अब कौन सा इंटरेक्शन होगा? देयर विल बी द वर्क इंटरेक्शन। अरे ये हीटिंग एलिमेंट किसी न किसी चीज़ से तो गर्म हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे करंट प्रोवाइड करोगे आप, यहाँ पे करंट प्रोवाइड हो रही होगी जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा होगा, ये गर्म होएगा तो अपनी हीट सराउंडिंग को देगा, ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शन हीट के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये भी हमारा सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? वर्क इंटरेक्शन विल बी द एनर्जी इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन। ये तो पूछा इसने क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर दिस इज अ हीट और वर्क इंटरेक्शन। अब जब हीट इंटरेक्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है वर्क इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। तो ये तो हमारा सिस्टम ही बन चुका है, ठीक है ना। सो देयर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हीट इंटरेक्शन। सो बचा क्या? वर्क इंटरेक्शन, जो ये करंट की फॉर्म में हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है वायर में, जो ये हीटिंग एलिमेंट को गर्म कर रहा है। सो दैट वुड बी द वर्क इंटरेक्शंस, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ आपको। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर हीट इंटरेक्शंस कैसे पॉसिबल है? फिर देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसका सेकंड केस कंसिडर कर रहा हूँ। इस हीटिंग एलिमेंट में मैंने क्या है हमारा, ये हमारा हो गया ओवन। ये तो वेल इंसुलेटेड है ना, दिस इज वेल इंसुलेटेड, ठीक है। इसको मैंने इंसुलेटेड कर दिया, ये हो गया इंसुलेटेड। हीटिंग एलिमेंट वहीं का वहीं अपनी जगह पर, वो कहीं नहीं हिलेगा। सो देयर इज अ हीटिंग एलिमेंट हियर। अब समझना, अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आएगी, तब ये वाला चीज़, तब ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा जब आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझोगे। देखो ये हमारा हो गया हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। दिस इज हीटिंग एलिमेंट एंड दिस इज ओवन। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या करा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने दे रखा था कि एंटायर ओवन इंक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट, अंडरलाइन करो इसको, इंक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट इज टेकन टू बी द सिस्टम। लेकिन अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एंटायर ओवन एक्सक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट, मतलब अब मैं यहाँ पर इस केस में हीटिंग एलिमेंट को अपना सिस्टम कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इफ हीटिंग एलिमेंट, चलो इसको अच्छे से और लिख देते हैं, इफ द एंटायर ओवन एक्सक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट, एक्सक्लूडिंग का मतलब समझ गए ना आप, कि हीटिंग एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना अब इलेक्ट्रिक ओवन के साथ। हीटिंग एलिमेंट इज टेकन टू बी सिस्टम। अब मुझे यहां पे बताओ कि अगर यहां पे हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को सिस्टम कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ओवन हमारा सिस्टम है, तो मुझे बताओ कि हीट इंटरेक्शन होगा या वर्क इंटरेक्शन होगा? सोचो फटाफट। If the entire oven excluding heating element is taken to be our system, क्वेश्चन सेम है कि वर्क इंटरेक्शन होगा या हीट इंटरेक्शन होगा, यही हमको बताना है, ठीक है। सो देखो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन ये इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम है यहाँ पे, व्हाट विल बी द, यहाँ पे भी आपको ये बताना है हीट इंटरेक्शन होगा या वर्क इंटरेक्शन होगा, सेम ईयर। तो बताओ मुझे वर्क इंटरेक्शन होगा, हीट इंटरेक्शन होगा, और होगा अगर जो भी होगा उसके पीछे का रीजन भी बताओ। हीट और वर्क इंटरेक्शन, यहां से आपको एक समझ में आएगा कि सिस्टम को कंसीडर करना कैसे आता है, इंटरेक्शन। क्योंकि सिस्टम अगर आपने कंसीडर करना सीख लिया कि क्या सिस्टम है और क्या सिस्टम नहीं है, तब आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएगी। सो देयर विल बी द फाइंड आउट द हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शंस। देखो यहाँ पे अब समझते हैं। हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था कि हमारा हीटिंग एलिमेंट इस ओवन के साथ एक सिस्टम का पार्ट था, ठीक है, ये पूरा हमारा सिस्टम था। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक ओवन है, ये हीटिंग एलिमेंट हमारा सिस्टम नहीं है।
अब देखो क्या होगा, जाहिर सी बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इस पे फोकस करो कि सिस्टम क्या है, बाकी सब भूल जाओ। जो जो मैंने डैश लाइन करी ना, डैश, इस पे फोकस करो, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द वन एक्सक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट, इस पे फोकस करो, ये हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा। देखो मैं इस पर डैश पार्ट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो हमारा अंदर का पार्ट इलेक्ट्रिक ओवन एक्सक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट इज आवर सिस्टम, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। जब ये हमारा सिस्टम है तो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बचा, जाहिर सी बात है वो सराउंडिंग ही होगा, वाट एवर बी रिमेनिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज आवर सराउंडिंग। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, कोई पता है हमको, यहाँ पे ये हीट होएगा, ठीक है, ये जब हीट होगा तो जाहिर सी बात है ये हीट प्रोवाइड करेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। और इससे गैस का टेम्परेचर, इसके अंदर जो कंटेंट भरा है, चाहे गैस भरी हो चाहे कुछ भी भरा हो, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्या ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये हीट की फॉर्म में नहीं होगा क्या? भाई हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज़ गर्म हो रही है, गर्म हो रही है मतलब वो हीट रिजेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और जब हीट रिजेक्ट कर रही है तो ये तो हमारा सिस्टम में पार्ट है ही नहीं, तो अगर ये सिस्टम का पार्ट नहीं तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग है। और जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से तो आपको वैसे नजर आ रहा है कि हीट का इंटरेक्शन हो गया, तो ये हीट प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हाट विल बी द एनर्जी इंटरेक्शंस, दैट विल बी द हीट। सो हीट इंटरेक्शन विल बी देयर। एक बार फिर समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक ओवन में पूरे सिस्टम को मैंने अपना, पूरे ओवन को इंक्लूडिंग हीटिंग एलिमेंट मैंने अपना सिस्टम कंसिडर किया है। जब मैंने इसको इंक्लूड कर लिया तो अब ये पूरा सिस्टम बन गया, इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो हमारा सराउंडिंग है। अब जाहिर सी बात है वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, वेल इंसुलेटेड ओवन है, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम से सराउंडिंग का कोई कनेक्शन हो नहीं सकता हीट के फॉर्म में, लेकिन ये हीट भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से ये हीट प्रोवाइड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस में हमने इसको सिस्टम का पार्ट नहीं माना। अगर हमने इसको सिस्टम का पार्ट नहीं माना है तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग का पार्ट बन गया। ये यहाँ से हीट हो रहा है, तो यहाँ से हीट प्रोवाइड करेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम और ये हमारा सराउंडिंग का पार्ट। आपको समझ में आ गया, देयर विल बी द एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, so that's why here energy interaction will be there. So this is the difference between the work transfer and the heat transfer. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें आपको दे रखा है कि a candle is burning in a well insulated room. अंडरलाइन करो इसको, this is a well insulated room. आगे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है if there is any heat transfer during the burning process, यानी कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है इफ देयर इज एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इसने दो क्वेश्चन पूछे, पहले में पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या हीट ट्रांसफर हो रहा है, सेकंड में पूछ रहा है कि क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इस प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर कैंडल बर्न हो रही है, इसने दे रखा है टेकिंग द रूम एंड एयर प्लस कैंडल एज अ सिस्टम, यानी कि हमारा सिस्टम क्या है, एयर, इसके अंदर जो एयर फील्ड है और ये कैंडल। तो मैं इस पूरे कंटेनर को हमारा सिस्टम मान लेता हूँ, मान के लेता हूँ, उसने खुद ही दे रखा है कि रूम की जो एयर है और कैंडल है वो आपका क्या है, सिस्टम। जब ये पूरा सिस्टम है और बाहर ये कंटेनर एडियाबेटिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, ज़ीरो। भाई समझ रहे हो ना, सिस्टम पे फोकस करो, सिस्टम पे। ये पूरा सिस्टम है हमारा, जब ये पूरा सिस्टम है तो ये कंटेनर के बाहर तो कुछ जा नहीं सकता ना, हीट ट्रांसफर हो नहीं सकती क्योंकि ये इंसुलेटेड है, और जब इंसुलेटेड है तो इंसुलेटेड का मतलब क्या है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। सो यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन द फर्स्ट केस दिस इज द सॉल्यूशन, इन द फर्स्ट केस नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स Q बराबर जीरो, ठीक है ना, समझ में आ गया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, इफ देर इज एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको बताना है कि क्या यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताना है आपको। देखो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम का ही पार्ट क्या है, ये कैंडल, ठीक है।
इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था मैंने कि इंटरनल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इट इज हैविंग 4 पार्ट्स। द फर्स्ट इज सेंसिबल एनर्जी, द सेकंड इज लेटेंट, थर्ड इज केमिकल एंड द फोर्थ इज वाज न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखो अगर इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज हैविंग 4 पार्ट्स। द फर्स्ट इज सेंसिबल, अब दिख रहा है ना, ठीक है। सेकंड इज लेटेंट एंड द थर्ड इज केमिकल एंड द फोर्थ इज न्यूक्लियर। देखो जब आप इस कैंडल को बर्न करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम को गर्म करेगा। तो यहां मैं कह सकता हूं कि केमिकल एनर्जी ऑफ द कैंडल इज कन्वर्टेड इनटू द सेंसिबल एनर्जी। देखो केमिकल एनर्जी, अरे ये मोमबत्ती पिघल रही ना, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सेंसिबल एनर्जी। इस सेंसिबल एनर्जी क्या है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यहां पर हमारे क्या है, गैस एयर है ना, तो जब ये मोमबत्ती पिघलेगी, क्योंकि ये इसको गर्म कर रही है तो पिघलेगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी ना। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो केमिकल एनर्जी ऑफ द कैंडल है ये किस में कन्वर्ट होती जा रही है? सेंसिबल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये इंटरनल एनर्जी के अंदर ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन है तो इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट ना दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ इतना ही है, लेकिन इंटरनल एनर्जी इज सेम। सो दैट इज व्हाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इस पैटर्न पर क्वेश्चंस गेट में आ चुका है। आई थिंक 2019 या 18 में क्वेश्चंस आया हुआ इस तरीके का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वर्क डन के ऊपर अच्छी तरीके से। द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस इनिशियली। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अंडरलाइन करते चलेंगे। इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो अच्छे से शांति से समझना है इसको, कोई जल्दी नहीं है। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 0.05, ये गिवन है हमारे पास। V1 इनिशियल वॉल्यूम है, दैट इज 0.05 मीटर क्यूब एंड द प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। ठीक है, आगे बोल रहा है एट दिस स्टेट a linear spring that has a spring constant of 150 kilonewton meter is touching the piston। क्या बोल रहा है कि एक लीनियर स्प्रिंग है, लीनियर स्प्रिंग दैट हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 150 किलोन्यूटन मीटर इज टचिंग द पिस्टन। कंसीडर कर लो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है हमारे पास, ये दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एंड इट इज हैविंग द पिस्टन जिससे हमारी एक स्प्रिंग अटैच है, लीनियर स्प्रिंग अटैच है। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर दी इससे, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 150 किलो न्यूटन की, दैट इज के की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आगे क्या बोल रहा है ये, बट एक्सर्टिंग नो फोर्सेस ऑन इट। कहने का मतलब है कि अभी पिस्टन जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में स्प्रिंग में ना तो एक्सटेंशन है ना ही कंप्रेशन है, ये अपनी एक नॉर्मल पोजीशन पर है। ठीक है, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है अभी पिस्टन पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ना नीचे बना लो। सो हियर इज द पिस्टन, क्योंकि क्या है कि अभी आप इसको नीचे से, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस कॉजिंग द पिस्टन टू राइज और टू कंप्रेस द स्प्रिंग अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल। क्या बोल रहा है, नीचे से ऐसी आग लगाओ कि ये पिस्टन ऊपर उठ जाए, राइज कर जाए और जिससे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए। देखो
जाहिर सी बात है कि इसके अंदर गैस भरी हुई है हमारे पास, इसने दिया हुआ है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है V, ठीक है। इसने बोला कि इसको नीचे से आप गर्म करोगे ना, उसको छोड़ो, इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ये देखो, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो जाहिर सी बात है गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर विल इंक्रीज। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये पिस्टन राइज करेगा तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो आगे क्या बोल रहा है, ये जब तक राइज करता रहेगा अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल। ये पिस्टन जब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। तो यहां पे हमने इसका वॉल्यूम इसका डबल कर दिया, ठीक है। मान लो कि इस पोजीशन तक आ गया पिस्टन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.25 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, दैट इज 0.25 मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, टोटल वर्क डन एंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग। एक एक करके देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज ए। देखो ये पिस्टन कहां तक मूव करा, जब तक वॉल्यूम डबल नहीं हो गया, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल का दुगुना। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 2 इंटू V1 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 0.05 दैट इज 0.1, ठीक है ना, दैट इज मीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। फाइनल प्रेशर इसने पूछा इनसाइड द सिलेंडर, फाइनल प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है। अब मुझे बताओ कि ये पिस्टन यहां से यहां तक मूव करा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने कवर की होगी, ठीक है ना भाई। वॉल्यूम डबल हो गया मतलब पिस्टन राइज कर गया, यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर की है, मान लो कि डेल्टा एक्स उसने डिस्टेंस कवर की है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एरिया होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एरिया। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0.1 माइनस 0.05, 0.1 माइनस 0.05, एरिया कितना दे रखा है 0.25, ठीक है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट कितना हो जाएगा ये, दैट इज 0.05 अपॉन 0.25, सो यू विल गेट 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर। यानी कि डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 मीटर, यानी कि पिस्टन 0.2 मीटर राइज कर गया। अब देखो आगे, मैंने आपको ये बताया था जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में, अगर आप पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में हीट प्रोवाइड करते हो तो पिस्टन राइज करता है। अगर पिस्टन फ्रीली मूव कर रहा है, if the piston is free to move, the cause of the movement of the piston is the heat transfer to the cylinder, or you can say heat transfer to the gases। लेकिन वहां पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, there will not be change in the external forces during the process। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस तो है। भाई आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताओ कि आपने हमको बताया था कि यहाँ पे जब हम हीट एडिशन करते हैं सिलेंडर को तो पिस्टन राइज करता है, जस्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। तो इसका आंसर फाइनल प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर क्यों नहीं होगा, मतलब फाइनल प्रेशर भी 200 किलो पास्कल होना चाहिए उस हिसाब से। तो लेकिन मैंने वहाँ एक कंडीशन लिखाई थी, देयर विल नॉट बी चेंज इन द एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सा आ गया यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स। तो जब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पिस्टन तो हो रहा है हीट प्रोवाइड करने पर, पिस्टन राइज कर रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज कर रहा है, इसीलिए हम फाइनल प्रेशर 200 किलो पास्कल नहीं बोल सकते। हाँ जाहिर से, हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होता तो फिर फाइनल प्रेशर क्या होता 200 किलो पास्कल, नो डाउट। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस द फाइनल प्रेशर विल बी द सेम एज इनिशियल। बट इन दिस केस देयर इज द एक्सटर्नल फोर्सेस इज अ स्प्रिंग फोर्स, it may be any of the type but there is a spring forces, okay, so it is changing during the process because it is going to be compressed, so that is why we cannot say that the final pressure is 200 kilopascal। तो फाइनल प्रेशर कितना होगा वो देखते हैं। देखो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, F स्प्रिंग
दैट इज ए स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स या के डेल्टा एक्स ले लो, ठीक है ना। तो कितना है, डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, के की वैल्यू 150 है, तो ये हो जाएगा, यूनिट का ध्यान रखना 150 किलो न्यूटन में दे रखा है इसने और यहाँ हमको मीटर में निकल रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर लो या फिर किलो लगाना मत भूलना आगे की तरफ। दैट इज 150 इंटू 0.2 दैट विल बी कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। क्या होगा, किलो न्यूटन, यहां पर ये किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये कहाँ गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर, हियर इट इज किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। तो देखो यहां से पता चल गया ना कि यूनिट में का मिस्टेक होगी मेरे से, क्योंकि यहां पर मीटर से मीटर कैंसिल आउट होना था, ठीक है ना। सो हियर आई कैन राइट दैट किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज मीटर, यू विल गेट किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारे पास स्प्रिंग फोर्स, ये तो स्प्रिंग फोर्स है। अगर प्रेशर निकालना हो कि पिस्टन पे कितना प्रेशर लगा रही है स्प्रिंग, तो वो कैसे निकालेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। सो दैट इज स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन अपॉन एरिया कितना है 0.25, कितना हो जाएगा ये 120, चूंकि किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज किलो पास्कल, ठीक है ना। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर था 200 किलो पास्कल, स्प्रिंग का प्रेशर कितना आया 120 किलो पास्कल। अब मुझे यहाँ डायग्राम में बताओ कि इनिशियल प्रेशर तो 200 किलो पास्कल है, जैसे ही मैंने इसको ऊपर की तरफ राइज किया, क्योंकि मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पिस्टन विल राइज। तो ये पिस्टन जब राइज करेगा तो स्प्रिंग इसके ऊपर कंप्रेशन लगाएगी, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, और कंप्रेसिव फोर्स के एसोसिएटेड प्रेशर कितना आया हमारे पास, दैट इज 120 किलो पास्कल। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया 200 प्लस 120। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि फाइनल प्रेशर P2 इज इक्वल टू कितना हो गया 200 प्लस 120, दैट इज 320 किलो पास्कल। ये हमारे पास फाइनल प्रेशर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल वर्क डन बाय द गैसेस। ये टोटल वर्क डन की बात कर रहा है। देखो इसको ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से आसान रहेगा इसको समझना, क्योंकि यहां पर लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है हमारा। स्प्रिंग फोर्स जो लगा रही है वो क्या होता है K इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज लीनियर रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे जब हम, सो दैट इज द वॉल्यूम, अरे प्रेशर वॉल्यूम एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज द वर्क डन, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, वॉल्यूम एंड देयर इज अ प्रेशर। देखो इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर हमारा मान लो यहां पे था, कितना है 200 किलो पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0.05, तो यहां पे इनिशियल वॉल्यूम ले लिया मैंने V1, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर कितना है 200 किलो पास्कल। तो कहने का मतलब इन दोनों के कोरस्पोंडिंग सिस्टम इस पॉइंट पर था, इनिशियल स्टेट यहां पर था, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। पिस्टन का फाइनल प्रेशर कितना है 320 किलो पास्कल, और फाइनल वॉल्यूम कितना निकाला था हमने 0.1 मीटर क्यूब। चूंकि लीनियर रिलेशन है तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज फाइनल प्रेशर एंड दैट इज 320, ठीक है ना, दैट इज 320 किलो पास्कल। और फाइनल वॉल्यूम कितना था हमारे पास 0.1, दैट इज 0.05, ठीक है, एंड दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 0.1। ये वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में ही है। अब अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व विल बी द वर्क डन, ठीक है ना। तो कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये पूरा निकाल लो। दिक्कत आ रही है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया, या फिर आप ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला लगा करके आप एरिया निकाल लो। तो जब आप एरिया निकालोगे यहाँ से तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा
वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 200 एंड दैट इज 320, दैट इज 1/2 ट्रेपेजोइडल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 320 इंटू 0.1 माइनस 0.05 दैट विल बी 0.05। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 13 किलो जूल। कैलकुलेटर से सोल्व करना है इसको, यू विल गेट 13 किलो जूल। ये तो आ गया हमारे पास टोटल वर्क डन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग। देखो यहाँ पे पिस्टन जब राइज करेगा तो दो तरफ वर्क करेगा, एक तो पिस्टन की स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और एक सराउंडिंग पर वर्क करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसने बोला है कि टोटल वर्क डन जो हुआ है उसमें से स्प्रिंग कितना ले गई वही पूछा है। ये तो हमारे पास टोटल है, तो स्प्रिंग का पार्ट निकाल लेते हैं, यहीं पर सोल्व कर देता हूं मैं इधर, ठीक है ना। पिस्टन अपनी इनिशियल स्टेज 200 किलो पास्कल पे और 0.05 मीटर क्यूब पर था, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होने लगी तो लीनियर वेरिएशन आने लगा प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग लीनियरली वेरी कर रही है ना। So that is why there is a linear relationship between the pressure and the volume, ठीक है। यही एरिया आपको निकालना है क्योंकि यही स्प्रिंग का वर्क है। अब ये तो निकाल लोगे ना ट्राइंगल का एरिया, चलो ये भी निकाल के बता देता हूँ। सो दैट इज द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, दैट इज, अब देखो यहाँ पे 13 किलो जूल हमने जो निकाला है ना, एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 13 किलो जूल हमारा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जाहिर सी बात है स्प्रिंग पिस्टन वर्क कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव वर्क, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के ऊपर वर्क हो रहा है। ये स्प्रिंग वर्क का मतलब मैं लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि स्प्रिंग वर्क कर रही है, स्प्रिंग पे वर्क हो रहा है, ठीक है ना। वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग, अगेंस्ट द स्प्रिंग, वो निकालना है। तो W इज इक्वल टू एरिया कितना 1/2 320 माइनस 200 कितना हो गया, -200 मल्टीप्लाई वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है 0.1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो यहां से देखो 1/2 कितना हो गया 120, दैट इज 0.05 and you will get 3 किलो जूल, ठीक है ना। ठीक है, तो 13 किलो जूल में से 3 किलो जूल का वर्क उसने स्प्रिंग को कंप्रेस करने में दिया, समझ गए बात। तो दिस वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। एक बार इस क्वेश्चंस को बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करना, हो सकता है 20 से 25 मिनट हाफ एन आवर लग जाए, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लेरिफाई कर रही है कंसेप्ट को लेकर के। एक आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि डायग्राम से कैसे वर्क डन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर आपको क्वेश्चन में लीनियर रिलेशन दिया है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, तो आपको डायग्राम का यूज़ करने से जो वर्क डन निकालोगे ना वो ईजिली निकल जाएगा, ठीक है ना।